जिस दिन से रीना उस रास्ते से गुजरी थी, उनको ऐसा लगता था कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। कोई अनदेखी अनजानी शक्ति जिसको कोई नहीं देख पा रहा था, सिर्फ रीना महसूस कर पा रही थी। उन्होंने अपने घर पे भी बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात का तब तक यकीन नहीं किया जब तक रीना ने उन दो शादी के रिश्तों को नहीं ठुकराया। और इसके बाद एक ऐसा राज खुलकर सबके सामने आया जिसको सुनकर सबकी रूह कांप उठी। यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद। लेकिन इससे पहले, अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस हॉरर कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे बताई है उत्कर्ष ने, जिनकी चाची के फादर इन लॉ के दोस्त की बेटी के साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ। ये एक जैन फैमिली है जिनकी बेटी रीना, यहाँ पर लड़की का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए इस कैरेक्टर का नाम रीना रख लेते हैं। रीना उन दिनों बीटेक कर रही थी बरेली से। ये लोग रहने वाले मुरादाबाद के हैं, और जो उत्कर्ष की चाची हैं, इनकी ससुराल है फिरोजाबाद में। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन रीना कहीं से अपनी दोस्त के पास से लौट रही थी। उनको शाम का वक्त हो चुका था। रोड के किनारे से वो पैदल जा रही थी। अचानक से उनको टॉयलेट आता है। वो रोड के किनारे पर कहीं टॉयलेट के लिए रुकती हैं और उसके बाद घर के लिए निकल पड़ती हैं। अच्छा, जहां पर रीना ने टॉयलेट किया था वहां पर पास में कोई कब्रिस्तान था, लेकिन रीना इससे अनजान थी। ये बात उन्हें बाद में पता चली है कि वहां पर कब्रिस्तान था। रीना अपने घर आ जाती हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें रास्ते में ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। रीना ने एक बार पलट के भी पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रीना घर पर लौटती हैं। एक दो दिन तक उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे उन्हें कोई बार बार फॉलो कर रहा हो, मानो वो घर में चल रही हो या कहीं बाहर जा रही हो। उन्हें किसी की आहट लग रही थी पीछे से। ये बात रीना अपनी मम्मी को बताती है, तो उनकी मम्मी इस बात को हंसी में टाल देती है। अच्छा, इन दिनों रीना की शादी की बात चल रही थी। एक रिश्ता आता है रीना के लिए। लड़का अच्छा था, पसंद कर लिया जाता है। रीना की उस लड़के से फोन पर बात होने लगती है। एक दिन रात को रीना फोन पर बात करते करते उस लड़के को गाली दे देती है। जी हाँ, उस लड़के से अभद्र भाषा में रीना बात करती हैं। लड़का सुनकर हैरान हो जाता है। अगले दिन फिर यही कहानी रिपीट होती है, यानी अगले दिन फिर से रीना उस लड़के को फोन पर बात करते करते गाली दे देती है। लड़का परेशान, वो अपने घर पर ये बात बताता है कि लड़की मुझसे इस तरह से बात कर रही है। लड़के के घर वाले रीना के घर पे ये बात बताते हैं, तो रीना के घर वाले उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो रीना कहती है कि पापा मुझे नहीं पता, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। घर वाले सोचते हैं कि कुछ गलती हो गई होगी, छोड़ देते हैं। लेकिन लड़के के घर वालों ने ये रिश्ता सिर्फ इसी वजह से कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, 2-3 महीने गुजर जाते हैं, फिर से एक रिश्ता आता है और वो रिश्ता भी तय हो जाता है। लेकिन फिर से वही कहानी। जी हाँ, रीना फिर से उस लड़के से फोन पर बात करते करते उसे गाली दे देती है। लड़के के घर वाले रीना के घर पे ये बात बताते हैं, और अब रीना के घर वाले परेशान हो जाते हैं। रीना के पापा रीना को डांटते हुए पूछते हैं कि बेटी, अगर किसी और लड़के को पसंद करती हो, कोई तुम्हारा अफेयर चल रहा है तो हमें बता दो, लेकिन इस तरह से हमारी बेइज्जती मत रीना अपने पापा से कहती है कि पापा मैं नहीं दे रही गाली, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे मैं फोन पे बात कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई आहट मेरे पीछे से होती है और मेरे मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं जो मैं कहना कभी नहीं चाहती। वाकई में ये सुनकर घर वाले रीना के हैरान हो जाते हैं। रीना की मम्मी परेशान हो जाती हैं और वो रीना से फिर से पूछती हैं, लेकिन रीना साफ साफ मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रिश्तों के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आता। अब रीना के पापा भी परेशान थे। अब वो अपने दोस्त से बात करते हैं। दोस्त, मैंने आपको बताया, उत्कर्ष की चाची के फादर इन लॉ। उनसे वो रीना के पापा ये बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, रीना दो रिश्ते आए इस वजह से कैंसिल हो गए। रीना उनको अंकल जी बोलती थी, मतलब उत्कर्ष की चाची के पापा को। बार बार ये रिश्ता थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उत्कर्ष की चाची के फादर इन लॉ को रीना अंकल जी बोलती थी। तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, रीना को लेकर फिरोजाबाद, वो फिरोजाबाद के रहने वाले थे वो लोग, वो कहते हैं एक काम करो, रीना को फिरोजाबाद लेके आ जाओ, बात करते हैं, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ ना बता रही हो वो हमें बता दे। वो रीना को बोलते हैं, रीना के पापा रीना को बोलते हैं कि चलो अंकल जी बुला रहे हैं, फिरोजाबाद चलते हैं। रीना मना कर देती है।
रीना कहती मैं कहीं नहीं जा रही। 2-3 बार वो समझाते हैं, लेकिन रीना टस से मस नहीं होती है और फिरोजाबाद जाने के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरती है। जब ये बात अंकल जी को पता लगती तो वो काम करते हैं, वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, कुछ तो दिक्कत लग रही है। वो एक उनकी जान पहचान के कोई पंडित जी थे, उनके पास जाते हैं, उनको ये दिक्कत बताते हैं। तो पंडित जी कोई पुड़िया उनको फूंक कर देते हैं, मंत्र पढ़ के कोई पुड़िया देते हैं। वो बोलते हैं कि ये उस बच्ची को चाय में या पानी या खाने में डालकर चुपके से पिला देना, उसको पता नहीं लगना चाहिए। ये लोग ऐसा ही करते हैं। रीना के पापा वो पुड़िया लेके आते हैं, रीना को वो चुपके से जो भी भभूत थी या जो भी था उसमें वो पिला दिया जाता है। अब आप सोच कर देखिए, अगले दिन जो रीना अभी तक फिरोजाबाद जाने से साफ मना कर रही थी, वो अगले दिन फिरोजाबाद जाने के लिए हामी भर देती है। एक बार में बोलने से ही वो फिरोजाबाद चलने के लिए राजी हो जाती है और फिरोजाबाद जाती है। अंकल जी उसको बिठाते हैं, बोलते हैं बेटा बात क्या है, तुम्हारे पापा बड़े परेशान है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कोई और रिश्ता है तुम्हारे जहन में या किसी लड़के को पसंद कर दी हो, कुछ भी है, मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। तो रीना कहती है अंकल जी कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर मुझे कोई दिक्कत होती रिश्तों से तो मैं हामी क्यों भरती, आप मुझे जानते हैं, मैं साफ बोल देती अगर मुझे कोई रिश्ता ना पसंद होता तो बात करते हैं, वो भी ठीक है। और ये सुनकर जो रीना के पापा के दोस्त थे, वो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ समझ में आने लगता है कि ये किसी तीसरी शक्ति का कुछ मामला लग रहा है। वो रीना के पापा को बताते हैं और उसके बाद वो रीना से पूछते हैं कि बेटी एक बात बताओ, ये हाल फिलहाल के महीनों में तुम कहीं से गुजरी, तुमने कुछ भी ऐसा अप्रत्याशित किया? तो वो कहती है कि अंकल जी एक बार मैं अपने दोस्त के यहाँ से लौट रही थी, रात का वक्त था, पैदल जा रही थी, तो मुझे टॉयलेट लगा तो मैं रोड के किनारे पर कहीं पर मैंने कर दिया था, शायद वहाँ पर बता रहे थे कब्रिस्तान था। ये सुनते ही उनका माथा ठनकता है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर मामला कुछ और है। अब यहाँ पर एंट्री होती है, चूंकि कब्रिस्तान का नाम सुन लिया था उन्होंने, तो अब एंट्री होती है यहाँ पर एक फकीर बाबा की। रीना के पापा के जो दोस्त थे, उनकी किसी मज़ार पे जान पहचान थी, वहाँ जाते हैं, बताते हैं सारी चीज़ें। तो जो मज़ार के फ़कीर बाबा थे, वो उनको बोलते हैं कि उस लड़की को यहाँ पर लेके आओ। रीना को किसी तरह से, ये फिरोज़ाबाद की ही बात हो रही है, रीना किसी तरह से वहाँ पर ले जाई जाती हैं और वो फ़कीर बाबा रीना से पूछना शुरू करते हैं। तो पहले तो रीना कुछ नहीं बता रही होती है, लेकिन जब वो झाड़ फूँक करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ जो भी ये लोग करते हैं, वो करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जो मंजर निकल कर सामने आता है, सब हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, रीना के ऊपर एक साया मंडराने लगता है। मान लीजिए इस तरह से रीना बैठी हुई है, तो रीना का हाव भाव बदलना शुरू होता है और रीना के ऊपर ऐसा लगता है कि कोई साया उनके चारों तरफ मंडरा रहा है, रीना के ऊपर इस तरह से। और फिर वो बोलना शुरू करता है। फकीर बाबा पूछते हैं कौन है तू, इस लड़की पे क्यों आया है, क्या है तेरा इतिहास, सब कुछ पूछते हैं। तब वो बताना शुरू करता है। वो कहता है कि एक लड़की से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है और उसके गम में आकर मैंने सुसाइड कर लिया था। और ये जो कब्रिस्तान था जिसके पास से ये लड़की गुजर रही थी, वहाँ पर मैं दफन था। इस लड़की ने वहाँ पर आके टॉयलेट किया और उसके बाद जब ये यहाँ से चलना शुरू की तो मैंने इसका चेहरा देखा और मुझे ये लड़की पसंद आ गई है और अब मुझे इसके साथ निकाह करना है। जो 2 रिश्ते इसने तोड़े हैं, गालियाँ दी हैं या जो भी किया है, वो मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं इसका निकाह और कहीं नहीं होने दूंगा। मुझे इस लड़की से निकाह करना है, ये लड़की मुझे पसंद आ गई है। ये सुनते ही रीना के घर वाले, फकीर बाबा या जो भी लोग आसपास थे, सब हैरान रह जाते हैं कि यह क्या मामला है। पीर बाबा उससे बोलते हैं कि जाना तो तुझे इस लड़की के पास से पड़ेगा, तो इस लड़की से तो शादी नहीं, निकाह नहीं कर सकता। तो वो प्रेत या जो भी था वो बोलता है कि तेरे जैसे 50 फकीर देखे मैंने, एग्जैक्टली यही शब्द थे जो मुझे बताए गए हैं, तेरे जैसे 50 फकीर देखे हैं, निकाह तो मैं इस लड़की से करूंगा। फकीर बाबा बोलते हैं अच्छा रुक, तेरा इजलास करते हैं। फिर वो अपना जो भी, जिस तरह से भी झाड़ फूक की जाती है वो करना शुरू करते हैं और करीब 2-3 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चलती है और उसके बाद रीना नॉर्मल हो जाती है। अब रीना को अभी तक जो भी हुआ था 2-3 घंटे तक कुछ भी याद नहीं था उसको। इसके बाद वो एक तावीज़ बना कर देते हैं, रीना के गले में वो बांधा जाता है
और उसके बाद 2-3 महीने तक करीब रीना को कई बार वहाँ पर मज़ार पे बुलाया जाता है, झाड़-फूँक की जाती है और इस तरह से करीब 2-3 महीने बाद से रीना नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद से उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। बाद में रीना की शादी का रिश्ता आता है और रीना की शादी भी हो चुकी है। अब वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश है, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। बताया गया मुझे कि ये जब इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है रीना वाला, रीना अपनी लाइफ में खुश थी, उसके बाद वो जो प्रेत था, जो बुरी आत्मा थी, वो रीना की छोटी बहन पे आना शुरू कर देता है। जी हाँ, ये बताया गया मुझे, हालाँकि उसकी बहन के साथ क्या हुआ अभी भी आता है उसके साथ या ख़त्म हो चुका है सब कुछ, मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो मैं इस कहानी का अगला पार्ट लेकर भी आपके लिए आऊँगा। फ़िलहाल इस कहानी में इतना ही। शुक्रिया।